हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। करना पड़ेगा क्योंकि वक्त अब वैसे भी नहीं है, इसलिए बच्चों आपको रेगुलर स्टडी पर फोकस करना होगा। भले ही आप 2-3 महीने कम सो, चलेगा, क्योंकि भैया यही आज की मेहनत कल रंग लाएगी। ठीक है ना, इस बात का ध्यान देना। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के पूरा ग्रामर का पोर्शन कवर करने वाले हैं। अगर हम बात करें तो हिंदी में खंड खा में शुरू का आपका संस्कृत का एक श्लोक और गद्यांश छोड़ दिया जाए तो जितने टॉपिक होते हैं उन सबको आज हम बेहद सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। यूं समझना कि आज हम व्याकरण में 6 टॉपिक देखेंगे और ये 6 टॉपिक जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 36 नंबर देकर के जाएंगे। कितने नंबर भैया? तो कितने नंबर देकर जाएंगे बच्चों? तो ये 36 नंबर देकर के जाएंगे। वैसे टॉपिक में देखें तो आपके मतलब इनमें अगर घुसे तो 10 से 11 बनते हैं, लेकिन वैसे क्वेश्चन देखें तो 6 क्वेश्चन रहेगा प्रमुख रूप से। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको क्या करना है भैया, हमको फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना होगा। ठीक, आपका ऐसे दिया रहेगा भैया कितने? 4 क्वेश्चन, और इन चारों में से कोई एक ही करना होगा। अर्थ लिखना है और साथ ही साथ वाक्य प्रयोग करना है। जैसे आपके सामने 4 दिए गए हैं। पहला है अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होना, इसका क्या सेंस होता है? तो सही है, सबसे पहले भैया हम लिखेंगे इसका अर्थ। क्या लिखेंगे बच्चों? अर्थ लिखेंगे। तो अर्थ लिखेंगे भैया, अर्थ क्या होगा? अंधे की लकड़ी होना। जैसे भाई अंधा व्यक्ति होता है उसके लिए लकड़ी एक सहारा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा। ठीक है, एकमात्र सहारा। अब वाक्य प्रयोग में आप कुछ भी बना सकते हैं, लाइक दैट। जैसे भाई श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके लिए भैया दुनिया में सब कुछ वही थे। कौन? श्रवण कुमार। उनके माता पिता के लिए वही तो एक श्रवण कुमार ही उनके लिए लकड़ी थे, तो अंधे की लकड़ी वही थे। तो यूं समझना, आप वाक्य प्रयोग में कोई भी लिख सकते हो कि महेश अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है, या श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक, ये होता है बच्चों वाक्य प्रयोग में। तो एक यहां पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक, कि आपको वाक्य प्रयोग कैसे करना है बबुआ। वाक्य प्रयोग कैसे करना है एक लिख दे रहे हैं। जैसे लिखेंगे भैया, हमने क्या बताया कि आप लिख सकते हैं कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी थे। अंधे की लकड़ी थे। ठीक है ना, अंधे की लकड़ी थे। तो भैया ऐसे आप वाक्य प्रयोग बना लेंगे। ठीक है ना भैया। चलिए दूसरा देखते हैं बच्चों। दूसरा क्या है? कह रहा है कि सावन हरे न भादो सूखे। इसका मतलब क्या है? सावन हरे न भादो सूखे, मतलब यह है कि सदैव एक जैसे रहना। कैसे रहना बच्चों? सदैव एक जैसे रहना। तो भैया इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सदैव एक सा रहना या एक जैसे रहना। तो हम लिखेंगे सदा, ठीक, सदा या हमेशा या सदैव, चाहे जो लिखो, सदैव लिख देंगे ज्यादा ठीक रहेगा। सदैव एक जैसे रहना। ठीक है, सदैव एक जैसे रहना, ये वाक्य इसका अर्थ हो जाएगा। अब वाक्य प्रयोग में आप अगर लिखना चाहते हैं कैसे लिखेंगे, तो लिख सकते हैं भैया कि जो मतलब साहसी पुरुष होते हैं वो सुख और दुख में विचलित नहीं होते हैं। यानी वो क्या होते हैं, उनके लिए सुख दुख समान होता है, यानी सदैव एक जैसे रहते हैं। तो ये वाक्य प्रयोग में, तो यहाँ पे लिख सकते सावन हरे न भादो सूखे, यानी महेश इस तरह से रहता है कि उसके लिए सावन हरे न भादो सूखे। आराम से लिख सकते हैं। या फिर ऐसे भी हमने बताया ना कि जो धीर पुरुष होते हैं, धैर्यवान पुरुष होते हैं, ठीक है, वो सदैव एक जैसे रहते हैं, ना तो सुख में बहुत ज्यादा सुखी रहेंगे ना दुख में बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। ठीक, सदैव एक जैसे रहना। ठीक है ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, है ना। तो वही चीज है भैया कि भले ही मौसम बदले, भले ही कुछ हो, लेकिन एक जैसे रहना। ठीक, पापड़ बेलना। बोले तो इसका क्या होगा बच्चों? पापड़ बेलना का भैया होता है क्या? पापड़ बेलना
का मतलब होता है, देखिए पापड़ बेलना आपने अक्सर कहावत हर किसी के मुंह से सुना होगा कहीं ना कहीं, हर किसी के नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों के, वही ये कहते हैं कि आज के टाइम में तो सरकारी नौकरी पाना एकदम पापड़ बेलने जैसा है। ठीक, पापड़ बेलना का मतलब बहुत मुसीबत उठाना, यानी बहुत कष्ट उठाना, कष्ट उठाना। ठीक है, पापड़ बेलना का मतलब बहुत कष्ट उठाना। तो आज के समय में ये बात सच है, एकदम 100% सही है कि आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, लेना पापड़ बेलने बराबर है ना। आप कहेंगे पापड़ तो आसान होता है, फटाफट बेल लो। अरे नहीं भैया, पापड़ बेलना का मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना। ठीक है ना, तो ये आप वाक्य प्रयोग बना सकते हैं ऐसे। दाल में काला होना, इसका मतलब क्या होगा बबुआ? ठीक है ना, दाल में काला होना, दाल में काला होने का मतलब होता है संदेह होना। बोलते ना आज तो दाल में कुछ काला है जनाब, तो दाल में काला नहीं, फिर आदमी बोलता है दाल में नहीं, दालें पूरी काली है, तो इसका मतलब होता है संदेह होना, संदेह होना। ठीक, कि आज तो बबुआ दाल में कुछ काला जरूर लग रहा है, यानी कोई तो बात है जनाब। ठीक, तो ये भैया आपके क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे मुहावरा या लोकोक्तियां दिया रहेगा, बट आपको एक ही करना है। ठीक, एक ही करना है। जैसे आप लिखेंगे कि रमेश को सुरेश पर शक हुआ चोरी का, तो उसने कहा दाल में कुछ काला है। ठीक, तो बस यही चीज आप ऐसे लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरह से व्याकरण में आपका भैया ये हो जाएगा मुहावरा व लोकोक्ति, 2 नंबर आपके जेब में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बबुआ, आपका जो अगला क्वेश्चन होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भैया, ये क्वेश्चन आपका रहेगा अपठित गद्यांश या फिर पद्यांश पर आधारित। पहले इसमें क्या आता था, ये वैसे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 होता है। पहले बच्चों इसके स्थान पे देता था कि संधि विच्छेद और विभक्ति व वचन वाला, मतलब 5 बहुविकल्पी प्रश्न देता था, तो वो बड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था बच्चों को। ठीक है, कि संधि नहीं हो पाता था, विभक्ति वचन किसी को याद ही नहीं हो पाता, कि रामा रामो रामे करते रहते थे। ठीक ना, बालक बालका बलको बलको ऐसे करते रहते थे। ठीक, तो ढंग से याद ही नहीं हो पाता था। लेकिन जब से ये आ गया है, आसान हो गया है। करना क्या भैया, कुछ नहीं करना, 5 नंबर का टॉपिक है रसगुल्लों, आपके जेब में 5 नंबर फ्री फंड के जाएंगे, 100% एकदम। ठीक है, 100% फिक्स है, कोई दो राय नहीं है। इसमें क्या कहेगा कि एक आपका पद्यांश या गद्यांश दिया रहेगा, पढ़ो, उससे रिलेटेड आपके नीचे 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे। तीनों प्रश्नों का जो उत्तर है बबुआ, इसी में से छांट के लिखना होगा। चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए, यह सत्य है, 24 में आया है। ठीक, यह सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अपनी अनेक शारीरिक व्याधियां सिर उठा लेती हैं, परंतु यह उनकी वास्तविक समस्या नहीं है। उनकी जो वास्तविक समस्या है वो मानसिक है। यह मान लिया जाता है कि अब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, यही तो उसकी वास्तविक समस्या है। ठीक है, चाहे वह क्या हो, स्वस्थ ही क्यों ना हो। जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, पैसे की तंगी होती है, वह सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी मान लिया जाता है। जाहिर सी बात है, एकदम 100% सही है बच्चों, क्योंकि आपके पास पैसा है, दुनिया पूछेगी, नहीं तो गांव का कुत्ता भी आपको नहीं पूछेगा आप कौन है ना। तो आपकी वैल्यू अगर देखिए जाए सही मायनों में, कदर आपकी नहीं होती है, आपके पैसे की होती है, आपके फेम की होती है, आपकी पोजीशन की होती है ना, कि आप क्या है आज ये मैटर नहीं करता है, लेकिन किस पोजीशन पर है ये मैटर करता है। ठीक, इसीलिए कहते ना कि भाई अगर जैसे सांप रास्ते में दिख जाए तो आदमी क्या करता है, उसका निपटारा कर देता है ना। कहीं घर में दिख जाए मार देगा, लेकिन वही सांप अगर मंदिर में दिख जाए, हे प्रभु भोलेनाथ के साक्षात दर्शन हो गए। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर बात हो रही सिचुएशन की है, दोनों सांप, लेकिन वहां पे वो पूजा जा रहा है। क्यों? तो यहां पे सम्मान आपकी स्थिति का होता है, ठीक, आपके पोजीशन का होता है, इसीलिए बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखना। तो यहां पे वो बात साफ साफ बता दी गई है कि अगर आप आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, यानी आर्थिक रूप से कभी क्या है कमजोर है, तो वह सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी मान लिया जाता है। अरे फालतू का है, बेकार आदमी जाएगा, अरे भैया हेलो क्या हाल, अरे बोलेगा जानने दो यार, अभी पैसा मांग लेगा, क्या मतलब है। लेकिन वही कोई आदमी ऐसा कि भाई जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, सब भैया आओ पानी पी लो, हमारे घर कहाँ से पधार दिया आज गरीब के घर। ठीक है, सम्मान बढ़ गया। ठीक, वही चीज फिर आगे है बच्चों कि वह समाज एवं परिवार के नजरों में बोझ, अनुपयोगी और फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। जाहिर सी बात मान लिया जाता है, अगर वही ऐसा है तो उसे लोग बोझ मानेंगे, अनुपयोगी मानेंगे, फालतू मानेंगे।
ठीक, अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है। देखिए ढूंढने की जरूरत ही ना है, उसकी वास्तविक समस्या मानसिक है। देखिए कैसी है नहीं पूछ रहा, क्या है, तो भैया आगे देखते हैं ना। यह मान लिया जाता है कि वह अब व्यक्ति मतलब शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, यही उसकी वास्तविक समस्या है। ठीक, तो यहां पे वही चीज लिखेंगे बच्चों कि यहां पे कह रहा है वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है, तो यहां पे लिखेंगे कि व्यक्ति, वही लिखेंगे इतना कि वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या यह है कि व्यक्ति अब मानसिक और शारीरिक, आगे पीछे चाहे जैसे लिखो, मानसिक और शारीरिक श्रम के योग्य नहीं रहा, यही क्या है उसकी वास्तविक समस्या है। ठीक, आगे आते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिया जाता है। क्यों मान लेते हैं बच्चों, देखिए जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है वह सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी मान लिया जाता है। तो यहां क्यों की जगह पर वही चीज भैया यहां पे क्या है, तो यहां पे लिखेंगे ना कि जब आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, जब आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, उपयोगिता में कमी आती है, ठीक है, कमी आती है, बस यही कि जब आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है तो वह सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी मान लिया जाता है, ऐसा आप लिख देंगे। तो भाई इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं ना, आसान है बच्चों। आगे चलते हैं कि वरिष्ठ नागरिक को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है। तो क्या क्या मान लेने से बबुआ, देखिए वह समाज एवं परिवार की नजरों में अगर बोझ, अनुपयोगी और फालतू मान लिया जाएगा तो उसे मानसिक पीड़ा होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या मान लेने से भैया, बोझ मान लेने से, ठीक है, अनुपयोगी मान लेने से, अनुपयोगी मान लेने से, और साथ में फालतू मान लेने से। ठीक, फालतू मान लेने से क्या होता है, वरिष्ठ नागरिकों में भाई उसके मानसिक पीड़ा होती है। तो बच्चों बड़ा ही सिंपल सा है, 5 नंबर आपकी झोली में, कहीं नहीं जाएंगे, याद रखना, ठीक है ना, आपकी झोली में है, कहीं नहीं जाने वाले। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो ये आपका अपठित गद्यांश होगा पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अब देखिएगा भैया, अब जितने क्वेश्चन होंगे, जितने के जितने क्वेश्चन होंगे बच्चों याद रखना, अब जितने क्वेश्चन होंगे ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो निम्नलिखित शब्द युग्मों का, युग्म लिखा है, युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। दोनों लगभग मिलते जुलते होंगे और उनके अर्थ अलग अलग होंगे, और उसी को अपने को क्या है छांटना है। तो भैया जैसे यहां पर दिया गया है एक द्रव और द्रव्य, द्रव और द्रव्य, आपके विकल्प हैं तरल पदार्थ और धन, धन और धान्य, या दान और देने योग्य, दवा और दया। देखिए अगर हम बात करें बच्चों, ये द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड, तरल, तरल पदार्थ, और इस वाले द्रव्य का मतलब होता है भैया, ये द्रव का मतलब, द्रव्य नहीं, द्रव का मतलब तरल, ये द्रव्य का मतलब होता है मतलब कोई मुद्रा, बोले तो धन, ठीक है, धन होता है। तो ऐसा किस विकल्प में आपको देखने को मिला है, तरल पदार्थ और धन, तो बबुआ ये वाला विकल्प सही है, ये वाला विकल्प क्या है बबुआ, एकदम सही है, ठीक है ना। तो ये आपके 1 नंबर का, 2-2 नंबर का रहेगा सब, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, एक और इसमें दिया रहेगा, अगला देखते हैं, अगला क्या बोला है, अगला क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए बोल रहा है कि हरिहर, हरिहर, ठीक है, हरिहर का मतलब अलग अलग अर्थ बताना है। पहला विकल्प है भगवान और भक्ति, ठीक है, शिव और पार्वती, विष्णु और शिव, महादेव और हरण किया गया। देखिए भैया अगर हम बात कर ले बच्चों, हरि का मतलब होता है, ठीक, शिव जी, वो क्या कहते हैं इसमें, नहीं, हरि का मतलब शिव जी नहीं, विष्णु होता है, विष्णु भगवान, ठीक, विष्णु जी। और उसके बाद इस वाले हरि का मतलब होता है भैया महादेव अर्थात शिव जी, ठीक है, शिव जी की बात कर रहा है, शिव जी। तो यहां पे कौन सा विकल्प आपको ऐसा दिख रहा है बच्चों, किसमें भगवान और भक्ति नहीं होगा, शिव और पार्वती नहीं होगा, विष्णु और शिव, हाँ यही है, विष्णु और शिव,
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, विकल्प सी क्या है आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका रहेगा बच्चों शब्द युग्म वाला 2 नंबर का, एक एक नंबर का मतलब 2 नंबर का हो गया। नेक्स्ट बबुआ आपका आ जाएगा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, और ये टॉपिक भी 2 नंबर का। ये सब फ्री के नंबर करते चले जाओ, फटाफट मिलते चले जाएंगे। ठीक, किसी एक के 2 अर्थ लिखना है बच्चों। जैसे पहला है भैया काल, दूसरा नाग, तीसरा कुल। तो आपका ऐसे दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, किसी एक के 2 अर्थ लिखना है। चलिए भैया सबके हम लिख लेते हैं, है ना। इन सबके बच्चों आपको क्या करना है, 2-2 अर्थ, यानी कि इसमें अनेकार्थी वाला है। काल का मतलब होता है एक तो समय, एक काल का मतलब होता है मृत्यु। क्या होता है, बोलते ना कि तुम्हारा काल घेरे है ना। गांव में बोलते हैं ना कि काल घेरे है, समझ ला मूड अगर सनक गा एकदम डिस्टर्ब है, जहिया पाई गए ना तो समझ लगा हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा समय और मृत्यु। ठीक, 2-2 अर्थ लिखना है। नाग का मतलब एक तो होता है बबुआ मोथा। कौन सा मोथा, मोछा मत समझ लेना, मोथा दूब वाली, जो दूब एक घास होती है उसी तरह एक मोथा होती है ना। गांव देहात के लोग जानते होंगे जितने बच्चे हैं। और एक होता है बच्चों बादल। बोलते नहीं आज तो एकदम से नाग जैसा काला हो गया है बदलवा। ठीक है, ऐसा तो बादल हो जाएगा। अगला है कुल। कुल का मतलब क्या होता है, देखिए कुल का मतलब एक तो टोटल होता है संपूर्ण, कुल का मतलब एक संपूर्ण होता है, और एक कुल का मतलब वंश होता है। ठीक, कुल का मतलब एक वंश भी होता है। समझ में आया बबुआ। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट कर लेना भाई, ये तो काम की चीज है। हो गया बच्चों। चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए अब आ जाते हैं भैया आपका अनेक अर्थ, वो क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है ना, ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना है। ठीक, एक एक नंबर का मतलब 2 नंबर का हो जाएगा, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये। ठीक, जिसकी गणना ना की जा सके, जिसकी गणना ना की जा सके उसे क्या कहते हैं, अगणित, अगणनीय, अगणक या फिर अगणित। क्या होगा, तो जिसकी गणना ना कर सके वो अगणनीय होता है। ठीक है, अगणनीय होता है मतलब विकल्प बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों की जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, जानकार होता है या फिर जिज्ञासु होता है या फिर ज्ञानी होता है या फिर बुद्धिमान होता है। जाहिर सी बात जानने की इच्छा रखना है तो वो जिज्ञासु कहलाएगा। ठीक, जिसके अंदर जानने की, बहुत कुछ जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु, है ना। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए बबुआ नेक्स्ट चलते हैं भैया। अब देखिए ये है आपका शुद्ध करने वाला, कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। किन्हीं 2 को लिखना होगा, 4 आपके पास मतलब आपके पेपर में रहेंगे, 2 को शुद्ध करके लिखना है और 2 नंबर आपकी झोली में, 2 नंबर आपकी झोली में। जैसे पहला है कि इलाहाबाद जाने के अनेकों रास्ते हैं, तो बबुआ इसका शुद्ध क्या होगा, तो इसका शुद्ध होगा भैया कि इलाहाबाद, इलाहाबाद जाने के अनेक रास्ते हैं, अनेक रास्ते हैं, अनेकों रास्ते नहीं, अनेक रास्ते हैं। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक, तो भैया यहां पे क्या इसका शुद्ध होगा जरा बताइएगा, आप लोग कोशिश करो। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इस पर्वत की जरूरत ही ना है भाई, हिमालय क्या है, पर्वत है, तो बार बार पर्वत की जिक्र करने की जरूरत ही नहीं। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, बस हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, ऊंचा पर्वत है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट, डाल में चिड़िया बैठी है, तो भैया डाल में घुसकर थोड़ी ना बैठेगी, डाल पर चिड़िया बैठी है ना। क्या हो जाएगा बच्चों, डाल पर चिड़िया, चिड़िया बैठी है, डाल पर चिड़िया बैठी है। ठीक है ना। नेक्स्ट, राम लक्ष्मण और सीता वन को गई, है ना। राम, तो भैया यहाँ तो एकदम साउथ इंडियन वाली बात वो हो रहा है कि चेन्नई वाली लैंग्वेज, है ना। तुम क्या करती, हाँ तुम्हारा फेस अच्छा दिखती, है ना, लड़कों को भी ऐसे ही बोलते हैं।
चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखा होगा आपने उसमें, ठीक। तो यहाँ पे भैया राम लक्ष्मण और सीता वन को गई नहीं, वन को गए, ठीक। शुद्ध क्या हो जाएगा भैया, राम, क्या हो जाएगा बच्चों, राम लक्ष्मण और सीता, ठीक, यानी सीता जी वन को गए, ठीक। ये जो होता है यहाँ पे आपका, वो इसके अकॉर्डिंग लगता है ना, जो आगे रहता है ना, कि इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे सीता है तो गई हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों ये आपका शुद्धिकरण वाला होगा, शुद्ध करने वाला, आई बात समझ में। चलिए बबुआ अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो रहेगा बबुआ वो रहेगा भैया काव्यगत सौंदर्य, काव्य सौंदर्य से, कहां से रहेगा, काव्य सौंदर्य। तो ध्यान देना बच्चों, ये आपका पूरा, वैसे देखें यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं काव्य सौंदर्य, ठीक। काव्य सौंदर्य के तत्व हैं, ठीक है। तो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं, भले ही यहाँ 3 क्वेश्चन हैं, लेकिन काव्य सौंदर्य एक ही होता है, इसके घटक ये हैं, ठीक। जैसे पहला है आपका रस वाला, पहला है श्रृंगार रस अथवा करुण रस की का अस्थाई भाव बताते हुए उदाहरण आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा उपमा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखना है। तीसरा है दोहा छंद अथवा सोठा छंद का लक्षण व उदाहरण लिखना है। अगर हम बात करें बच्चों तो ये टॉपिक आपका 2 नंबर का, ये टॉपिक आपका 2 नंबर का, ये टॉपिक आपका 2 नंबर का, बोले तो सब मिलाकर आपके भैया 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये काव्य सौंदर्य वाला, ठीक है। चलिए एक एक करके सब कुछ समझ लेते हैं, सबको हम देख लेते हैं भैया एक ही फ्रेम में। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे क्या चीज, करुण रस, यानी रस को देखेंगे। देखिए श्रृंगार कई बार बता चुके हैं, अब थोड़ा करुण रस जान लेते हैं एक बार, 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए। चलिए देखिए भैया यहां पे है करुण रस। अब करुण रस के देखिए, रस कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता, रस कोई भी हो ये मैटर नहीं करता, सबसे जरूरी अस्थाई भाव होता है। अस्थाई भाव जैसे अगर करुण है तो करुण का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक, ठीक है। वीर है तो उसका हो जाता है उत्साह, ठीक। श्रृंगार है तो उसका हो जाता है रति, ठीक। तो ये अस्थाई भाव याद रखना, बाकी परिभाषा सेम होता है। जैसे क्योंकि रस के जो घटक हैं तत्व हैं कौन है, एक तो मतलब विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, और एक अस्थाई भाव है, 4 हैं। तो जब विभाव अनुभाव, अब विभाव अनुभाव संचारी भाव क्या है सब कुछ अच्छे से समझाया था जब हम रस बता रहे थे। फिर से अगर एक बार पूरा कंप्लीट देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना बच्चों, पूरा रस कंप्लीट है, पूरा छंद, पूरा अलंकार। फिर भी जान लेते हैं कि विभाव का मतलब देखिए कारण होता है, अनुभाव का मतलब उससे जो भी आप अनुभव करते हैं चेष्टाएं, ठीक। और संचारी भाव का मतलब वही चीज प्रकट कर देना, वो संचारी भाव। जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो शोक नामक अस्थाई भाव से क्या है, करुण रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। अब देखिए शोक जो ये अस्थाई भाव होते हैं, नाम ही अस्थाई, ये अस्थाई रहेंगे, शुरू से अंत तक बने रहेंगे। जैसे आप कोई भाई मूवी देख रहे हैं लव स्टोरी वाली, है ना, तो आपके अंदर प्यार वाली फीलिंग शुरू से अंत तक बनी रहेगी। कोई भाई मारपीट वाली देख रहे हैं, जोश जुनून आपके अंदर रहेगा, है ना। कोई ऐसी देशभक्ति, माँ तुझे सलाम, तिरंगा, गदर, ऐसी मूवी देख रहे हो, है ना, तो आपके अंदर भी एक जोश जुनून रहेगा, बस मिल जाए धड़ाधड़ मैं भून दूं, ठीक। ऐसा हॉरर मूवी देख रहे हो, शुरू से अंत तक आप कांप रहे होगे, डरते रहोगे, अंदर एक दहशत डर बनी रहेगी, भैया कब क्या हो जाए, ठीक। और अब आपके अंदर मतलब ये सारी चीजें होती हैं, ठीक, कि ये शुरू से अंत तक बने रहते हैं, ठीक। कॉमेडी मूवी देखा, आपके अंदर हंसी आती रहेगी, यानी मगन रहेंगे अंदर ही अंदर, हर पार्ट पे किसी की शक्ल देखकर भी आपके अंदर से हंसी निकल कर आएगी, ठीक। वो होता है जैसे भाई आप देख जाओ हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, धमाल है, कमाल है, ऐसी बहुत सारी, वेलकम है, ठीक, हाउसफुल है, बहुत सारी मूवी हैं। तो यहाँ पे करुण रस है तो समझ में आ गया ना कि विभाव अनुभाव संचारी भाव का संयोग होता है
तो शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस उत्पत्ति होती है। जिससे यहाँ पे उदाहरण में कई सारे उदाहरण 3 हमने देख रखा है कि मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीस, और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। कि मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी सी, ये भैया क्या है, वियोग श्रवण कुमार वाले वियोग की बात है वहां पर। ठीक है, जब उनके माता पिता रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं अपने संतान के लिए, ठीक वही चीज है। उसके बाद दूसरा है ना कि यहाँ पे कि एक गाना है बच्चों कि ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा कि बिन तेरी जिंदगी अधूरी, है ना। अभी तो गले में खराश से नहीं गा देते कि ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, गले में खराश है है ना, इसलिए आवाज ढंग से नहीं। तो बच्चों ये भी आपका पूरा करुण रस है भैया, वियोग की बात हो रही कि है मेरे दोस्त लौट के वापस आजा बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, यहाँ पे शोक है, दुख है, ठीक करुणा की भाव है। और ये है ना कि चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। तो ये भी तो है बच्चों करुण रस। तो जरूरी नहीं आप पुराने जमाने में जाओ, बुक का ही देखो, आज के टाइम के जो गाने हैं ना वो भी कहीं ना कहीं सटीक बैठते हैं रस छंद अलंकार पे बच्चों। ठीक, केवल भावनाओं को समझो ना, यहां पर शोक की ही बात हो रही है, तो यहां पर शोक है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रस। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट करना है तो कर लो। बाकी आप चलते हैं अब अलंकार में। तो उपमा अथवा रूपक था, तो भैया हमने देखिए यहाँ पे एक उपमा अलंकार को ले लिया है। तो उपमा का भी पूरा रूपक होता है हूबहू, इसमें के जैसे की तरह के समान होता है, वहां पर उसी का रूप दे देते हैं। जैसे जीवन, अगर जैसे कहा जाए भाई जीवन क्या है, कांटों की तरह है, तो वो उपमा अलंकार। लेकिन जीवन कांटा है तो रूपक अलंकार। एक उसके जैसे कहा जाए कि उसके होंठ गुलाब की तरह कोमल हैं, तो उपमा अलंकार। उसके होंठ गुलाब हैं तो रूपक अलंकार, क्योंकि होंठों को गुलाब का रूप दे दिया गया, मिलते जुलते हैं, उसमें रूप दे देते हैं बस। तो भैया उपमा अलंकार में उपमा का मतलब ही होता है तुलना, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां उपमा अलंकार। देखिए इसमें दो लोगों के बीच या दो वस्तुओं के बीच कंपैरिजन होता है, ठीक, वहां पे तुलना होती है, लेकिन समानता की, किसी को कम या ज्यादा नहीं बताया जाता है, ठीक है, बराबर वाली। जैसे है ना कि फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। तो भैया यहाँ पर फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों के जैसा चेहरा है बच्चों, और कलियों की तरह मुस्कान है। हो गया ना उपमा, गाने ही तो हैं, है ना। इसमें चक्कर में मत रहना कि ये लिखेंगे नंबर मिलेगा कि नहीं, अरे नहीं मिलेगा तो ऐसा मतलब नहीं मिलेगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं, 100% आपको नंबर पूरे मिलेंगे, इसके गलतफहमी में मत रहना, ठीक है। हम हर बार यही बताते हैं, पूरे बच्चे लिख कर आते हैं, पूरा नंबर छाप के आते हैं। दूसरा है कि भैया कि सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, कि सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुण हैं मेरे यार में, क्यों हम उलझे दुनिया से बेकार में, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुण हैं मेरे यार में। तो ये भी तो है ना बच्चों कि सोना चांदी क्या करेंगे प्यार, सोने जैसे गुण हैं, सोने की तरह गुण हैं किसके अंदर, यार के अंदर। तो ये भी तो हो गया ना, ठीक, सोने जैसे यानी सोने की तरह गुण है, तो हो गया ना। अगला है कि भैया सिय मुख सुंदर चंद्र समाना, ये सीता का जो मुख है सिय मुख, वो सुंदर है किसकी तरह, चंद्र के, यानी समाना यानी समान। सीता का जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। हो गया आपका उपमा अलंकार। आई बात समझ में, चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बच्चों, अगला देखते हैं। देखिए अगला है दोहा। अब देखिए दोहा अथवा सोठा आएगा, ठीक है।
दोहा सोठा चलता है आपका चौपाई, तो भैया दोहा का उल्टा सोठा हो जाता है, बाकी चौपाई तो बताया ही है, अच्छे से बार बार बताया है, तो दोहा रख लिया हमने। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण गिन लेते हैं, 1 2 3 और 4। तो भैया 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में बच्चों 13-13, पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा इनके तुक मिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ठीक कि यहाँ पे सोई होई ऐसे मिलता रहेगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे आपको गिनना है तो गिन भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे भैया 2 हो जाएगा, दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ठीक, ये लघु है, ये लघु यानी ये गुरु होता है इसको, ये भी क्या है गुरु है, ये भी गुरु है, ये भी क्या है बच्चों आपका लघु है, ये गुरु। गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, तो बच्चों हो गई ना 13 मात्राएं। तो भैया इसमें 13 रहेगा और इसमें क्या है 11 रहेगा। जैसे यहाँ पे गुरु है 2, ठीक है, एक गुरु ये है, एक लघु है, मतलब ये लघु है, ठीक, ये गुरु है, ये भी आपका लघु है, ठीक। तो यहाँ पे गिनेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 3 11, इधर 11 मात्राएं याद रखना। तो भैया इसमें तो 13 रहेगा, इसमें भी क्या है 13 रहेगा, आप गिनेंगे और दर्शाना पड़ेगा वहां ऐसे गिन के, इसमें 11-11 आपको इस तरह से लिख करके पूरा वहां पे समझाना पड़ेगा भैया, ठीक है ना, पूरा ऐसे आपको समझाना पड़ेगा, पूरा दर्शाना पड़ेगा मात्रा सहित। इसमें भी नीचे, ठीक, जैसे इसमें यहाँ पे गुरु है, इसमें लघु है, इसमें लघु है, इसमें गुरु है, इसमें गुरु है, इसमें गुरु है, ठीक है, इसमें लघु है, इसमें गुरु है, तो ऐसे दर्शाना पड़ेगा, ठीक, समझ में आ गया ना। तो ये क्या हो जाता है दोहा हो जाता है, इसी का उल्टा कर दो सोठा बन गया, ठीक है। जैसे राधा नागर सोय मेरी भव बाधा हरो, फिर उसके बाद श्याम हरुति दूत होय जातन की झाई पढ़ो, नहीं याद है, दोहा का उलट दो, उसमें क्या हो जाएगा भैया कि उसमें पहले और तीसरे में 11-11 हो जाएगा, दूसरे और चौथे में 13-13 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बस, ठीक, ये हो जाएगा आपका दोहा। आई बात समझ में। चलिए अगला चलते हैं भैया आगे। अब देखिए अगला जो होगा, अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक वो होता है आपका, ठीक, मतलब पत्र लेखन। क्या भैया पत्र लेखन वाला, क्या बच्चों पत्र लेखन। अब पत्र लेखन की बात करें तो पत्र लेखन की अगर हम बात कर लें भैया, तो पत्र लेखन आपका आएगा पूरे के पूरे 6 नंबर का, बहुत ज्यादा होते हैं 6 नंबर। 2 रहेगा अथवा करके पूछेगा, जैसे अपने विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निवारण हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना, या फिर अपने मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को। तो बच्चों ये तो मान चलना कि 100 में 100% पूछा जाने वाला है, और हमने 3 से मतलब कम से कम इस बार ही 3 से 4 बार करवाया है ये, ठीक। हम प्लेलिस्ट कह रहे हैं, जो भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दे रहे हैं, वहां से देख लेना, नहीं तो केवल इतना सर्च करो पत्र लेखन, उसमें 3 जो महत्वपूर्ण है तीनों बता दिया है। एक शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु बैंक के, ठीक, दूसरा अधिक स्वास्थ्य अधिकारी को, और एक तीसरा लिपिक या प्रवक्ता पद हेतु। तो ये 3 ही मेन है आपके, तीनों बताया है, ठीक। नहीं तो हम बोल रहे हैं ना कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, याद रखना, ठीक है। और अगला भैया आपका हो जाएगा, आपका हो जाता है क्या निबंध, ठीक। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो, और ये तो वो पूरे 9 नंबर का पूछा, एक नहीं तो पूरा 10 नंबर का है, ठीक। आपके ऐसे 4 से 5 टॉपिक रहेंगे, किसी एक पर लिखना है, जैसे राष्ट्रीय एकता, वर्तमान समस्या मतलब वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता, दूसरा आतंकवाद की समस्या कारण और निवारण, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण यानी इसका जो मतलब वो होता है भैया, इसको दूर कैसे करना है, निवारण के उपाय, आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा क्या है। तो ये आपके 4 टॉपिक हैं, किसी एक पर आपको निबंध अपनी भाषा में लिख देना है, ठीक है, 9 नंबर मिल जाएंगे। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपका सेकेंड पार्ट में बोले तो आपका जो खंड खा होगा, बोला ना कि 2 टॉपिक निकाल दो, संस्कृत गद्यांश पद्यांश, बाकी इतने टॉपिक पेपर में आएंगे और 36 नंबर देकर के जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।